बेला जोंक की तरह मेरे साथ लिपटी हुई थी। मैं बड़ी मुश्किल से इसे अपने आप से अलग करने में कामयाब हो सका। इसने एक बार फिर मेरी टांगों के बीच में ज़रब लगाने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा कामयाब नहीं हो सकी। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि अपने आप को बचाने की कोशिश में रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकलकर ड्रेसिंग टेबल में गिरा। इसने रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगाई, लेकिन इसके बाल मेरी गिरफ्त में आ गए। इसके सर को ज़ोरदार झटका लगा और वो चीख कर रह गई। मैंने इसे अपनी तरफ खींचकर इसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बेला रॉ की तरबियत याफ्ता थी। वो कोई आम औरत होती तो अब तक ढेर हो चुकी होती, लेकिन इसे आखिरी लम्हे तक जद्दोजहद और मुज़ाहमत करना सिखाया गया था। वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। हम दोनों बेड पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैं ये एतराफ़ करने में कोई बात नहीं समझता कि इस वक्त बेला मेरे लिए लोहे का चना साबित हो रही थी। वो बिस्तर की अच्छी साथी थी तो हरीफ भी ज़ोरदार साबित हो रही थी, लेकिन आखिरकार वो औरत ही थी। ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकी और अपने आप को छुड़ाकर दरवाजे की तरफ शायद इसने राह फरार में आफियत समझी थी। मैंने भी इसके पीछे छलांग लगा दी। इसकी साड़ी मेरे हाथ में आ गई और मैं इसे इसी तरह खींचने लगा। इसने बड़ी फुर्ती से नाल का बकल खोल दिया। साड़ी इसके जिस्म से अलग हो गई। अब इसके जिस्म पर मुख्तसर सा ब्लाउज और पेटी कोट रह गया था। कमर पर लिपटी हुई सोने की चेन पहले ही टूट कर कहीं गिर गई थी। मैंने इसे पकड़कर एक बार फिर बेड पर गिरा दिया। वो तमाम तरह हशर सामानियों के साथ मेरे सामने पड़ी थी। इसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के तासुरात उभर आए। वो वहशत ज़दा सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और फिर अचानक ही इसके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। इसने दोनों बाहें आगे को फैला दी। मुझे तुम जैसे मर्द पसंद हैं जो ताकत का इजहार भी करते हैं, आओ। मेरी नज़रें इसके जिस्म पर रींग रही थीं। तनफ़ुस की वजह से इसके सीने का जीरो बम क़यामत ढा रहा था। नहीं, मेरे अंदर से आवाज़ उभरी, आज रात नहीं। वो बेइंतहा चालाक और अय्यार थी। अब तक इसने कई फैंतरे बदले थे और अपनी एक चाल नाकाम होने के बाद दूसरी चाल चलने की कोशिश कर रही थी। इसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती गई। आओ ना, क्यों देर कर रहे हो? वो हाथों को हरकत देते हुए बोली। ठीक इस लम्हे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। मैंने लपक कर ड्रेसिंग टेबल पर से अपना रिवॉल्वर उठा लिया और बेला की तरफ देखा। गाड़ी की आवाज़ सुनकर इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। अब तुम्हारे और मौत के दरमियान बहुत कम फासला रह गया है ना जी, वो उठते हुए बोली। तुमने मेरी पेशकश से फ़ायदा नहीं उठाया, अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे। अगर तुमने मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने कहते हुए रिवॉल्वर से इसे उठने का इशारा किया। वो उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बेड से उतर आई। इस वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं बेला को रिवॉल्वर की जद पर लेकर कमरे से बाहर निकल आया और रहदरी में बाएं तरफ मुड़ गया। इस वक्त मैंने बेला के साथ घूम फिर कर कॉटेज का जायज़ा लिया था। इसका मकसद किसी एमरजेंसी की सूरत में फरार के रास्तों का जायज़ा लेना था और अब एमरजेंसी आन पड़ी थी। मैं बेला को अकबी दरवाजे की सिमत ले आया। इस दौरान कॉल बेल 2 मरतबा और बज चुकी थी। दरवाज़ा खोल, कुंडा हटाने की आवाज़ पैदा न हो, मैंने सरगोशी की। ये दरवाज़ा भी 2 फट का था। बीच में जंजीर और ऊपर चटखनी लगी हुई थी। बेला ने पहले जंजीर हटाई और फिर चटखनी नीचे की तरफ खींचने लगी और ठीक इस वक्त बाहर वाले दरवाजे की तरफ से धप धप की आवाज़ें सुनाई दी। मेरा ख्याल है वो 2 आदमी थे जो कॉल बेल का जवाब न पाकर अंदर कूद आए थे और फिर कुछ ही देर बाद बरामदे वाला दरवाज़ा खटखटाया गया। इसके साथ ही एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बेला देवी, दरवाज़ा खोलो, हमार है नटोर सिंह। मैं बेला को रिवॉल्वर की जद पर लेकर दरवाजे से बाहर आ गया। वो जिस तरह बाहर की दीवार फांद कर अंदर कूद कर आए थे, इससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि दूसरी आवाज़ पर कोई जवाब न मिला तो वो बरामदे वाला दरवाज़ा तोड़ देंगे। मैं बेला को लेकर कॉटेज के ऊपर घूमता हुआ सामने की तरफ आ गया और दीवार की आड़ से झांक कर देखा। कॉटेज के सामने सड़क पर सफ़ेद रंग की कार खड़ी थी। कार खाली थी। इसके आसपास भी कोई नहीं था। मेरी तवक्का के मुताबिक बरामदे वाले दरवाजे पर जोर जोर से टक्करें मारी जा रही थी और फिर धड़ की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। शायद दरवाज़ा टूट गया था। मैंने रिवॉल्वर बेला के पहलू पर दबाव डालकर आगे धकेला और हम दोनों कार के करीब पहुंच गए। मैंने बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बेला को अंदर धकेल दिया। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। इंजन स्टार्ट करो, कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, मैंने कहा और तेज़ी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया और रिवॉल्वर की नाल बेला की गर्दन से लगा दी। बेला समझ चुकी थी कि मैं अपनी धमकी पर अमल करने में देर नहीं लगाऊंगा। इसने बड़ी शराफत से इंजन स्टार्ट कर दिया। अंदर से 2 आदमियों के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और फिर कार का इंजन स्टार्ट होते ही एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। भाग्यो नटोर सिंह और रंडी, भाग्यो, गाड़ी आगे बढ़ाओ, जल्दी करो। मैंने बेला की गर्दन पर रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाया। बेला ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी अभी ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि 2 आदमी कॉटेज से बाहर आ गए और चीखते हुए गाड़ी के पीछे दौड़े। रफ्तार बढ़ाओ, मैं चीखा और पीछे मुड़कर देखने लगा। इस लम्हे शोला सा चमका और फिजा ठाई ठाई की आवाज़ से गूंज उठी। इनमें से किसी ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। मैंने भी खिड़की से हाथ बाहर निकालकर पीछे की तरफ 2
2 फायर झोंक दिए। वो दोनों फायरिंग करते हुए कार के पीछे दौड़ते रहे। इनकी एक गोली से कार की एक अकबी बत्ती टूट गई थी और दूसरी गोली ने अकबी विंडो स्क्रीन में सुराख कर दिया था। वो गोली तिरछी लगी थी और शीशा तोड़ती हुई खिड़की से दूसरी तरफ निकल गई थी। मैंने इन लोगों को रोकने के लिए 2 फायर और कर दिए। तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो, बेला ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। मेरी पेशकश अब भी बरकरार है। दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें महफूज जगह पर ले जाऊंगी जहां वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सकेंगे और फिर मौका मिलने पर ही तुम्हें शहर से बाहर पहुंचा दूंगी। मेरे पास बहुत सी ऐसी महफूज जगह हैं जहां वो मेरा सुराग नहीं लगा सकेंगे। गाड़ी बस स्टैंड की तरफ ले चलो, मैंने कहा। कुछ ही देर में तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी और वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अब भी कह रही हूँ। बस स्टैंड की तरफ मैंने गुर्राते हुए इसकी बात काट दी। कार ऊंची नीची सड़कों पर दौड़ती हुई बस स्टैंड की तरफ निकल आई। पश्चिम की तरफ भीम सिंह स्ट्रीट। मैंने बेला की तरफ देखे बगैर कहा। कार 2-3 गलियों में घूमकर एक कुशादा गली में आ गई। इस गली के कॉर्नर वाले मकान पर डॉक्टर शांता के नाम का बोर्ड देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। अलका ने मुझे शांता का पता भी समझाया था और अब ये इत्तेफाक था वो क्लिनिक मेरी नजरों में आ गया था जो इस वक्त बंद था। कार मजीद 2-3 गलियों में घूमने के बाद भीम स्ट्रीट पर आ गई। ये भी काफी कुशादा सड़क थी जिसके दोनों तरफ टाउन हाउसेज बने हुए थे। 215 नंबर का कॉटेज तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ये तमाम कॉटेजेस एक ही जैसे थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। अभी रात का इब्तदाई हिस्सा था। मेरे ख्याल में 10 भी नहीं बजे होंगे। तकरीबन तमाम ही कॉटेजेस की बत्तियां जल रही थी। इधर उधर 2-4 कारें भी खड़ी दिखाई दे रही थी। कार का इंजन बंद कर दिया गया और मैं बेला को लेकर नीचे उतराया और कॉटेज नंबर 215 के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया और बेला को रिवॉल्वर की जद पर लिए दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। इंतजार ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। वो छमिया ही थी। इस वक्त इसने बहुत ही मुख्तसर लिबास पहन रखा था। इसे मेरा इंतजार था और शायद इस ख्याल में थी कि मैं आते ही इससे लिपट जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ बेला को और मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर इसका चेहरा धुआं हो गया। बेला की हालत भी ऐसी थी कि इसे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं बेला को धक्के देकर अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। छमिया एक तरफ खड़ी मतोहश नजरों से कभी मुझे और कभी बेला को देख रही थी। यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, अंदर चलो, मैं छमिया की तरफ देखकर गुर्राया। छमिया मुझसे ज्यादा मेरी रिवॉल्वर से खौफजदा थी। वो तेजी से अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक मुख्तसर सा पुख्ता आंगन था। दीवारों के साथ साथ तकरीबन 1.5 फीट चौड़ी क्यारियों में पौधे लगे हुए थे। सामने वाले दरवाजे में दाखिल होते ही लाउंज था जिसके दाएं तरफ किचन और इसके साथ ऊपर जाने के लिए जीना था। बाएं तरफ 2 कमरे थे। लाउंज के दूसरी तरफ अकबी दरवाजा था। इस लाउंज को ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता किया गया था। बाकी 2 बेडरूम्स थे। ये कॉटेज सिर्फ इतना ही मुख्तसर सा था। अलबत्ता एक कमरा छत पर भी था। छमिया के चेहरे पर अब भी हवाइयां उड़ रही थीं। वो अब भी कभी मेरी तरफ देखती और कभी बेला की तरफ। क्लब में इसने दुर्योधन, नागराज और बेला के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे जिससे मैं इस वक्त इस नतीजे पर पहुंचा था कि वक्त पड़ने पर वो इस मामले में मेरा साथ दे सकती थी और इसलिए मैं बेला को यहाँ ले आया था। ये बेला, वो कुछ कहना चाहती थी मगर हकला कर रह गई। हाँ, ये बेला है, मैंने कहा। कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं इसके साथ बैठकर इत्मीनान से बातें कर सकूं और हमारी आवाज़ बाहर न जा सके। वो कमरा, इसने कमरे की तरफ इशारा किया। इसे क्या हुआ? इसकी ये हालत। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी पुरानी दोस्त है। आपस में थोड़ी सी गलत फहमी पैदा हो गई थी, मैंने कहा। और हाँ, यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ है? दारू है या फिर चाय बन सकती है, छमिया ने जवाब दिया। ठीक है, मेरे लिए चाय बना दो और इसके लिए दारू ले आओ, मैंने कहा। छमिया ने हमें एक बेडरूम में पहुंचा दिया। खासा वसीह कमरा था और किंग साइज डबल बेड भी बहुत शानदार और आरामदेह था। दीवारों पर इंग्लिश रिसालों से काटी हुई औरतों की नीमुरिया तस्वीरें चिपकी हुई थी। मेरा ख्याल है छमिया अपने ग्राहकों को फांस कर इस कमरे में लाती होगी। छमिया हमें इस कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने कहा, एक बात का ख्याल रखना छमिया। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मैंने लाउंज में टेलीफोन भी रखा हुआ देखा है। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे साथ तामुन करोगी तो फायदे में रहोगी। मेरा ख्याल है अगर ये हसीन नागन तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो तुम्हें दुर्योधन के क्लब में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मैंने वहाँ जितनी भी लड़कियाँ देखी हैं, तुम इनमें सबसे ज़्यादा हसीन हो। तुम क्लब में इसकी जगह ले सकती हो। मेरी बात तुम समझ गई होगी। अब जाओ और जल्दी से चाय बना कर ले आओ। छमिया चंद लम्हे खौफजदा सी नज़रों से मेरी तरफ देखती रही, फिर सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। वो यकीनन समझ गई थी कि मैंने जो कहा है इस पर अमल भी करूँ।
करूँगा। मैंने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और अचानक ही बेला को उठाकर बेड पर पटक दिया। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं बेड के सामने खड़ा इसे घूरता रहा। तुम बहुत गलत कर रहे हो नाजी, बेला ने कहा। तुम्हारी जहानत और दलेरी में कोई शुबा नहीं, मगर तुम खूनी भेड़ियों के हिसार में हो, यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकोगे। तुम्हारे पास कहने को सिर्फ यही अल्फाज रह गए हैं, मैंने जवाब दिया। इस बात को भूल जाओ कि अब तुम किसी तरह मुझ पर असरअंदाज हो सकोगी। अब तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। इस भरम में मत रहना कि छमिया जैसी तवाइफों की पनाह में रहकर तुम अपने आप को बचाए रखोगे। वो लोग तो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अब तक तुम्हारी ये तलाश शुरू हो चुकी होगी और इन्हें यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इनके फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पीछे इस कॉटेज में गया था। वो तो यही समझेंगे कि शायद तुम ही किसी वजह से भागी हो। मैंने कहा। वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, बेला ने जवाब दिया। कमरे की हालत, फर्श पर पड़ी हुई मेरी साड़ी देखकर इन्हें किसी गड़बड़ का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और फिर तुम ये भूल गए कि जब तुम मेरे कॉटेज में आए थे तो तुम्हारे पास एक थैला भी था जो इस कॉटेज ही में रह गया था। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो मैं कह सकती हूँ कि तुमने मरीना क्लब से मेरा पीछा शुरू किया और क्लब में भी वो थैला तुम्हारे कांधे पर रहा होगा। क्लब में आने वाले हर शख्स पर कड़ी निगाह रखी जाती है। अगर किसी ने नाजी की हैसियत से तुम्हें नहीं पहचाना तो वो थैला इन लोगों की नज़रों में ज़रूर गया होगा। और वो कॉटेज में वो थैला पाकर इन्हें 2 और 2 4 का हिसाब लगाने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बेला की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मेरा वो थैला बाकी बेला के कॉटेज में रह गया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि थैले में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मेरे बारे में कोई सुराग लगाया जा सकता। और फिर ये ज़रूरी भी नहीं था कि इस थैले के बारे में ये तसव्वुर कर लिया जाता कि वो मेरी मलकियत है। इसमें शुबा नहीं कि क्लब में 2 आदमियों ने मुझे मुश्तबा नज़रों से घूरा था, लेकिन मुझे पहचानता तो कोई भी नहीं था। पहचान लिया जाता तो वो लोग मुझे क्लब से निकलने का मौका न देते। मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये जानता हूँ कि तुम्हारा गर्द घंटाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अलबत्ता मैं इसे घुटने टेकने पर ज़रूर मजबूर कर दूंगा। बेला के कहने से पहले छमिया कमरे में दाखिल हो गई। इसने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी जिसमें 2 कप चाय के अलावा देसी वोडका की बोतल और एक गिलास भी रखा हुआ था। इसने ट्रे ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और चाय का एक कप उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। छमिया ने बोतल खोलकर गिलास में शराब उंडेली गिलास बेला की तरफ बढ़ाया। मैं शराब नहीं पी थी। बेला उठकर बैठ गई। इसने बेड की पुश्ती से टेक लगा दी। लेकिन आज तो तुम्हें पीनी पड़ेगी, मैंने कहा। मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। आदमी सच इस वक्त बोलता है जब इसके दिल में कोई खोट न हो या वो नशे में हो। खोट जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, तुम सच्चाई को अपने करीब भी नहीं भटकने दोगी। अलबत्ता शराब के नशे में तुम वो सब कुछ उगल दोगी जो मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने कह दिया ना कि मैं शराब नहीं पीती, बेला ने जवाब दिया। मैंने कह दिया ना कि तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी। मैंने छमिया को इशारा किया। इसने गिलास ट्रे के करीब रख दिया और चाय का दूसरा कप लेकर कुर्सी पर बैठ गई। छमिया ने मेरी हिदायत पर अमल किया था, जिसका मतलब था कि वो मेरे साथ ताउन करने को तैयार थी। ये रंडी, बेला ने छमिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम समझते हो कि ये तुम्हें बचा लेगी? ये शायद अपनी बहन का अंजाम भूल गई है जिसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। मैंने छमिया की तरफ देखा। इसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे। आंखों में अचानक ही सुर्खी उभर आई। इसके जिस्म पर लर्जा सा तारी होने लगा। इसके हाथ भी होले होले कांपने लगे। चाय छलक कर इसके कपड़ों पर गिरी। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी तो बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो उठ खड़ी हुई और इसने चाय का कप बेला पर फेंक दिया। गरम गरम चाय बेला के चेहरे और सीने पर गिरी। वो चीख उठी। इससे पहले कि वो संभल सकती, छमिया ने पलंग पर चढ़कर इसे दबोच लिया। वो बेला के बाल मुट्ठियों में जकड़े जोर जोर से झटके देते हुए चीख रही थी, तुमने मुझे रंडी कहा? रंडी तो तू है। वो बेला के सीने पर सवार हो गई। पहले तो मुझे शुबा था कि मेरी बहन को नागराज ने कत्ल कर दिया है। मैं तो इतने दिनों से अपनी बहन के हथियारों की तलाश में थी और आज तुमने बखी दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बताओ किसने हत्या की मेरी बहन की? ये मेरे लिए एक नया इंकशाफ था। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि छमिया ने क्लब में इन लोगों के खिलाफ इतनी शदीद नफरत का इजहार क्यों किया था। इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक थी। जब मैं छोटा था तो गाँव में औरतों को आपस में लड़ते हुए देखा करता था। 2 औरतों की लड़ाई में बड़ी दिलचस्पी की बात यह होती कि इनके बारे में बड़े सनसनीखेज इंकशाफात होते थे, लेकिन यहाँ मेरे लिए सनसनीखेज इंकशाफ यह था कि छमिया की छोटी बहन नागराज के आदमियों के हाथों मारी गई थी और जाहिर है वो इंतकाम की आग में जल रही होगी और इस वक्त इस पर जुनून सतारी हो गया था। इसने बेला पर अचानक ही हमला किया था। बेला अपना दफा नहीं कर सकी थी। छमिया इसके सीने पर सवार थी और दोनों हाथों से इसका गला दबोच रखा था। बेला की आंखें हल्कों से उबली पड़ी थी। मैं भी छलांग लगाकर बेड पर पहुंच गया और बेला को छमिया की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छमिया की गिरफ्त खासी मजबूत थी और बड़ी मुश्किल से
बेला को इससे निजात दिलाने में कामयाब हो सका। गुलो खलासी होते ही बेला ने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन मैंने लपक कर इसे पकड़ लिया। छमिया ने फिर इस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। छमिया, होश में आओ, पागल हो गई हो तुम? अगर तुमने इसे मार दिया तो बहन के कातलों तक कैसे पहुंच सकोगी? बात छमिया की समझ में आ गई। वो बेड से उतर गई, इसका पूरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। मैंने इसे एक हाथ से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और बेला को बेड पर गिरा दिया। बेला के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी, इसकी आंखों में वहशत सी भर गई थी। मेरे बारे में तो शायद वो ये समझती थी कि इसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अब छमिया की बहन के कत्ल का मामला बीच में आ गया था। इसने शायद छमिया को दबाव में लेने के लिए इसकी बहन के कत्ल की बात की थी, मगर अब वो खुद फंस गई थी। तुम्हें बताना होगा कि मेरी बहन का हत्यारा कौन है। छमिया कुर्सी पर बैठे बैठे गुर्राई। मैं नहीं जानती, बेला हकलाई। तुम जानती हो और तुम जरूर बताओगी। छमिया एक बार फिर कुर्सी से उठकर खड़ी हुई और शराब का गिलास उठा लिया। लो पियो। वो शायद मेरे ही बताए हुए फार्मूले पर अमल करने जा रही थी। मैं शराब नहीं पीती। बेला की आंखों में खौफ उभर आया। मैं पिलाऊंगी तुम्हें, छमिया ने कहा और शराब इसके चेहरे पर गिरा दी। गिलास रखकर इसने दोबारा बोतल उठा ली और एक बार फिर बेड पर चढ़ गई। मैं समझ गया कि वो क्या करना चाहती है और मैं भी इस मामले में इसकी मदद करने को तैयार था। मैंने बेला को गिरफ्त में ले लिया और छमिया ने शराब की बोतल इसके मुंह में ठोंस दी। बेला सर झटकने लगी, लेकिन मैंने इसे मजबूती से गिरफ्त में ले रखा था। कुछ शराब होंठों से बहकर इसकी गर्दन और सीने को भी तर करने लगी। छमिया ने बोतल इस वक्त तक नहीं हटाई जब तक वो आदी नहीं हो गई। बोतल हटते ही बेला ने एक जोरदार उबकाई ली। मैंने इसे छोड़ दिया। वो दोनों हाथों से सीना और पेट सहलाते हुए उबकाइयां ले रही थी। वोडका वैसे ही बड़ी जालिम शय है, 2-3 पैग ही दिमाग पलट कर रख देते हैं, और ये तो देसी शराब थी जो पानी सोडा मिलाए बगैर आधी बोतल इसके मुंह में उंडेल दी गई थी। इसके पेट और सीने में आग भड़क उठी होगी। अब ये बकेगी। छमिया ने दांत कुचकुचाते हुए कहा। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि बाहर सड़क पर कोई गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने छमिया की तरफ देखा। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सिर्फ 2 मिनट बाद वो वापस आ गई। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो लोग आ गए, वो हकलाई। कौन? मैं भी उछल पड़ा। नागराज के आदमी, वो इंसान नहीं, यमराज हैं, मौत के फरिश्ते हैं। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, छमिया ने कहा। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। बेला ने ठीक ही कहा था, वो लोग मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। और मैं सोच रहा था कि मुझसे गलती कहाँ पर हुई थी जिससे उन्होंने मेरा सुराग लगा लिया था। और फिर मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। वो गाड़ी कॉटेज के सामने खड़ी थी। वो शहर भर में मुझे तलाश करते फिर रहे होंगे। ये शहर था ही कितना बड़ा। इधर से गुजरते हुए गाड़ी नजरों में आ गई होगी। मैंने बेला की तरफ देखा। वो भी सीधी होकर बैठ गई थी। शराब अभी सिर्फ सीने और पेट में आग लगाए हुए थी, दिमाग पर असरअंदाज होना शुरू नहीं हुई थी। मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अब यहाँ तुम दोनों की लाशें गिरेंगी। इसने हाथ से सीना सहलाते हुए कहा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने शायद चीखने के लिए मुंह खोला था, लेकिन मैंने जल्दी से आगे बढ़कर इसका मुंह दबा दिया और दूसरे हाथ से इसकी गर्दन पर कान के नीचे एक नस सहलाने लगा। बेला चंद सेकंड्स में झूल गई। मैंने इसे बिस्तर पर डाल दिया और छमिया को इशारा किया। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। छमिया दूसरे कमरे में अपना शोल्डर बैग उठा लाई और साथ आने का इशारा किया। लाउंज में पहुंचकर पहले वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर भी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इस वक्त बाहर से धप धप की आवाजें भी सुनाई दी। 2-3 आदमी पुख्ता सहन में कूदे थे। छमिया का चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। इसने बड़ी आहिस्तगी से पिछली तरफ का दरवाजा खोल दिया और फिर जैसे ही बाहर निकले इसने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। ये गली ज्यादा कुशाद नहीं थी। दोनों तरफ के मकानों की पुश्त इस तरफ थी, इसलिए यहाँ रोशनी का माकूल इंतजाम था और ना ही किसी किस्म की आमदोरफ्त थी। वैसे भी आधी रात हो चुकी थी, मौसम में ठंडक भी थी, लोग अपने अपने घरों में थे। इस तरफ छमिया ने कहा और एक तरफ दौड़ने लगी। वो नंगे पैर थी और मेरे पाँव में जोगर्स थे, इसलिए कदमों की आवाज भी ना होने के बराबर थी। दफातन फिजा में फायर की आवाज गूंज उठी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, हमारे ताकों में कोई नहीं था। फायर की आवाज छमिया के कॉटेज की तरफ से आई थी और मेरा ख्याल था कि उन्होंने कॉटेज का दरवाजा खोलने के लिए लॉक पर फायर किया था। हम दौड़ते हुए एक और गली में मुड़ गए। मैं जानता था कि वो कॉटेज में बेला को बेहोश पड़ा देखकर और किसी और को वहां न पाकर फौरन ही हमारी तलाश शुरू कर देंगे। छमिया एक और तंग सी गली में घुस गई। ये गली ज्यादा तवील नहीं थी, इसके इख्तिताम पर कुछ और जगह और इससे आगे इक्का दुक्का बंगले थे। इस तरफ जरा आगे मेरी एक दोस्त रहती है, इसके यहाँ हमें पनाह मिल जाएगी, इसने जवाब दिया। 1 मिनट छमिया में रुक गया। बेला तुम्हें जानती है, बल्कि इसी ग्रोह के बहुत से लोग तुम्हें जानते हैं, वो तुम्हारी दोस्तों को भी जानते होंगे। तुम किसी भी दोस्त के यहाँ भी जाओगी पकड़ी जाओगी। तो फिर छमिया ने पूछा। इसका सांस ढोकने की तरह चल रहा था। शांता क्लिनिक किस तरफ है? मैंने पूछा। तुम्हारे कॉटेज की तरफ आते हुए मैंने किसी बंगले पर बोर्ड देखा था,
लेकिन अब रास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस तरफ शमिया ने एक तरफ इशारा किया और हमने दौड़ लगा दी। 2-3 गलियां घूमने के बाद हम फिर एक कुशादा सड़क पर निकल आए। आगे मोड़ पर तेज रोशनी दिखाई दी, दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा और शमिया का हाथ पकड़कर एक बंगले की तरफ दौड़ लगा दी। गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी इस मोड़ पर घूम रही थी। मैंने शमिया का हाथ पकड़ते हुए बंगले के सामने गार्डिनिया की बाड़ के पीछे छलांग लगा दी। शमिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया और इसे लेकर नीचे झुकता चला गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।